नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर एनडीटीवी इंडिया का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करेंगे। दोनों पार्टियों में विरासत की जंग चलती रही है, आज से नहीं सालों साल से, और सरदार पटेल को लेकर तो दोनों के अपने अपने दावे हैं कि वो उनके नेता थे। तो आज खबरों की खबर की हम शुरुआत करेंगे कि 64 साल के बाद गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, तो उसने बड़ी शिद्दत से सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया है। क्या सरदार पटेल का नाम अगले चुनाव में कांग्रेस के काम आएगा, या फिर ये जो याद आई है सरदार पटेल की, वो सिर्फ कांग्रेस चुनावी फायदे के लिए उनको याद करना चाहती है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे सोमवार को बाजार में मचे हाहाकार के बाद मंगलवार को ऐसा क्या हुआ कि बाजार संवर गया। खासकर भारत का बाजार भी आज गुलजार रहा, जगह जगह पॉजिटिविटी दिखी। एक दिन में सब कैसे बदला, इसका विश्लेषण करेंगे। और साथ ही आज हम तीसरी खबर के तौर पर आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर लिए चलेंगे, जहां पर एक नशे में धुत आदमी ने अपनी कार कई लोगों पर चढ़ा दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इस दर्दनाक घटना को कुछ सियासतदान कैसे सांप्रदायिक रंग देने में लग गए हैं। हम आपको बताएंगे कि हिट एंड रन केस में जिन 3 मासूमों की जान गई, उसमें कितनी सियासत हो रही है और कौन ये सियासत कर रहा है। और आज हम उस बुनियादी खबर से आपको रूबरू कराएंगे जिससे भारत के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है। वो है आत्मनिर्भर होने की कहानियां। एक ऐसी पहल सरकार की तरफ से जो लोगों को नौकर बनने की बजाय नौकरी देने वाला बना रही है। विस्तार से इस बुलेटिन में आगे हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत कांग्रेस के 84वें अधिवेशन से करते हैं, जो आज से गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ। बड़ी मुद्दत के बाद कांग्रेस को याद आया कि गुजरात में भी पार्टी का अधिवेशन हो सकता है, और उतनी शिद्दत से यह भी याद आया कि सरदार पटेल कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। तो सवाल है कि क्या सत्ता के खेल में सरदार पटेल का नाम कांग्रेस के काम आएगा? अगर आप ये समझना चाहते हैं तो हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। गुजरात की धरती पर 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ, तो सवाल था कि मुख्य लक्ष्य क्या है। आदर्शों और सिद्धांतों से आगे कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस गुजरात में अपनी सरकार बनाने का है, जहां 20वीं सदी में वो कभी राज करती थी, और इस वक्त 21वीं सदी का 1/4 वक्त बीत चुका है। जब उन्होंने हमारे सामने एक लक्ष्य रख दिया है कि 27 में हमें गुजरात में चुनाव जीतना है, और जो अन्याय, नाइंसाफी और एक छोटे वर्ग तक जो प्रगति सीमित हो चुकी है, उस नाइंसाफी को तोड़ना है, तो हर अवसर पे हम गुजरात को लेकर बहुत गंभीर हैं, और हर अवसर पर हम अपने बीच में ऐसी हमारा वार्तालाप होता है जो आने वाले समय में गुजरात में हमारी रणनीति को सहयोग है। कांग्रेस का अहमदाबाद में हो रहा ये अधिवेशन काफी अहम है। ये अधिवेशन गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष रहे होने के 100 साल बाद हो रहा है, और ये अधिवेशन सरदार पटेल की 150वीं जयंती के साल में हो रहा है। दरअसल कांग्रेस के सामने ये बताने की चुनौती भी है कि नेहरू और पटेल दोनों एक दूसरे के भरोसेमंद सहयोगी थे, ना कि विरोधी। साफ हो जाएगा हमारे प्रस्ताव से कि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी। ये आधुनिक भारत के 2 निर्माता थे, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की नींव भी रखी। आजादी की लड़ाई के दिनों में कांग्रेस में सबसे ताकतवर नेताओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिनती होती थी। ये एक ऐतिहासिक सच है कि अगर महात्मा गांधी ने दखल देकर नेहरू का समर्थन नहीं किया होता, तो आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल ही होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात को रेखांकित करते हैं कि अगर पटेल को देश की बागडोर मिली होती तो भारत का भविष्य कुछ और होता। कांग्रेस
में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ। 15 कांग्रेस कमेटियां, 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। लेकिन गुजरात में 30 सालों से सत्ता से वंचित कांग्रेस ये जान चुकी है कि बगैर सरदार पटेल और महात्मा गांधी की स्मृतियों से जुड़े गुजरात के लोगों से भावुक रिश्ता बनाना मुश्किल होगा। इसलिए मंगलवार को अधिवेशन के पहले दिन सिर्फ सरदार पटेल पर ही एक प्रस्ताव पास किया गया। अब कांग्रेस को लगने लगा है कि सरदार पटेल पूरे गुजरात के गौरव के प्रतीक हैं। उसे यह भी लगने लगा है कि 22% पाटीदारों का दिल सरदार पटेल के प्रति सम्मान के बगैर नहीं जीता जा सकता। फिर कांग्रेस का खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान वाला समीकरण 1985 के बाद काम किया नहीं। ऐसे में उसके राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत पाटीदारों को जोड़ने की चुनौती है जो बीजेपी के साथ चले गए। यहां तक कि 2017 के चुनाव में जिस हार्दिक पटेल से कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिला था वो भी अब बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती पटेल की विरासत से खुद को जोड़ना है। राहुल गांधी का जो बयान है उसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये बताती है कि पार्टी चाहती है कि बीजेपी को उसके गढ़ में चुनौती दी जाए, उसके गढ़ में उसको घेरा जाए और अगर यहाँ पर वो चुनौती दे पाती है और बीजेपी को 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें अगर चुनौती दे पाती है तो ये पूरे देश के लिए एक बड़ा मैसेज होगा। और इसलिए पार्टी ने ये तय किया कि गुजरात के अहमदाबाद में वो जो पार्टी का अधिवेशन है वो करेगी। इसका एक और इम्पोर्टेंस भी पार्टी की ओर से बताया जा रहा है। पहला ये कि 1924 में महात्मा गांधी ने AICC सेशन की अध्यक्षता की थी, उसके 100 साल पूरे हुए हैं। महात्मा गांधी गुजरात के थे। दूसरा, सरदार पटेल की जयंती है, 150वीं जयंती वर्ष है ये इस साल, तो वो भी गुजरात से ही थे। तो लेकिन अधिवेशन में पहले दिन सियासी सवाल ये उभरा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो मौजूद थे, लेकिन प्रियंका गांधी क्यों नहीं? कांग्रेस का जवाब है कि उन्होंने पहले ही अध्यक्ष जी से छुट्टी ले ली थी। फिर पत्रकारों पर सवाल था कि बैठक में तो और भी सदस्य मौजूद नहीं थे, फिर एक को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आज 35 सदस्य नहीं मौजूद थे तो एक को निशाना बनाना सही नहीं। ये कांग्रेस की मासूमियत ही हो सकती है कि वो 33 अन्य सदस्यों की श्रेणी में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी रख रही है। अहमदाबाद से प्रशांत की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। गुजरात हमेशा से कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर रहा है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब थे तब भी कांग्रेस लड़ती रही, लेकिन उनसे जीत नहीं पाई। नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर दिल्ली पहुंच गए, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद भी वहां पर कांग्रेस अपनी जगह नहीं बना पा रही है। कांग्रेस ने इस बार अपना अधिवेशन गुजरात में किया, शायद ये दिखाने के लिए कि वो अब गुजरात को गंभीरता से ले रही है। क्या मायने हैं इसके, क्यों सरदार पटेल को पार्टी याद कर रही है, आइए बात करते हैं। मेरे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, कॉलमिस्ट, जानी मानी लेखिका नीरजा जी जुड़ रही हैं। नीरजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। मैम, कांग्रेस का ये जो एक्सरसाइज है, गुजरात जाना, सबको इकट्ठा करना और सबसे बड़ी बात सरदार पटेल पर अपना अधिकार जताना, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कई लोगों से बात की मैंने पिछले दिनों में, तो वो कह रहे थे बिहार में क्यों नहीं हो रहा ये सम्मेलन, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो एक ऊर्जा पैदा होती है अगर उसी जगह हो जहां चुनाव होने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। गुजरात में इलेक्शंस होंगे 2027 में। आपको याद है 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस 77 सीट्स पे थी और भाजपा 99 सीट्स पे थी, तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने उस समय, लेकिन फिर वो पूरा मोमेंटम लूज कर दिया है। और ये भी काउंट कर रही है शायद कांग्रेस के, एक थकान भी पैदा हो रही है गुजरात में भाजपा के प्रति,
क्योंकि इतने सालों से वो पावर में है, तो क्या लोग हो सकता है परिवर्तन चाहें। तो अगर वो ठीक ठाक अपना रणनीति बनाती है, अपना नैरेटिव ठीक ठाक रखती है और नेतृत्व सामने आता है एक मजबूत गुजरात में, तो हो सकता है वो भाजपा को 27 में टक्कर दे सके। यूपी, उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों 27 में पोल्स में जाएंगे, और दोनों में क्या होता है वो पूरा टेम्पो डिसाइड करेगा 2029 के इलेक्शन का। Right. मुझे लगता है ये रणनीति समझ के शायद अहमदाबाद इन्होंने चुना है, लेकिन ये भी सही है कि बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और राहुल गांधी ने अपने आप कहा था कुछ समय पहले कि कांग्रेस को गुजरात का जिक्र करते हुए शायद 50 साल लगेंगे रिवाइव करने में। हालांकि उसकी उस पर टिप्पणी हुई थी, निंदा भी हुई थी अपोनेंट्स द्वारा, लेकिन आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कांग्रेस कमर कस लेती है, अभी तक प्रॉब्लम कांग्रेस की ये रही है कि जीतने के लिए कमर कसना वो भूल गई है, तो वो एक अलग चीज होगी। नीरजा जी, क्या निकलता है वो देखने लायक चीज होगी। मैं 2-3 चीजों पे आपके कमेंट चाहूंगा। पहला तो ये कि गुजरात वो राज्य जहां से प्रधानमंत्री खुद आते हैं, नरेंद्र मोदी, और सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे वहां पर। वो गुजरात वो राज्य जो कि महात्मा गांधी का राज्य, जिसकी आइडियोलॉजी की बात राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही है। गुजरात वो राज्य जो सरदार पटेल की जन्मभूमि कर्मभूमि रही, जिसको बीजेपी ने एक तरीके से कांग्रेस के पंजे से निकालकर अपना बहुत बड़ा आइकन बना लिया। जिस तरीके से केवड़ा में इतनी बड़ी मूर्ति की स्थापना हुई सरदार पटेल की। इन तमाम सरगर्मियों के बीच में राहुल गांधी गुजरात में आते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, 17 में जो डिस्टेंस था वो 20-22 सीटों का रह गया था दोनों पार्टियों में, लेकिन 22 में फिर उल्टा हो गया और अब हम 27 की बात कर रहे हैं। क्या ये जो खोया हुआ ग्राउंड है, क्या कांग्रेस पा सकती है, और कौन चेहरा होगा कांग्रेस पार्टी का गुजरात में? देखिए, सभी लोग ये वेट कर रहे हैं कौन चेहरा होगा। अब क्या जिग्नेश मेवानी होंगे? दलित लीडर हैं, दलितों को कांग्रेस बहुत अहमियत दे रही है, और राहुल गांधी का आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्पेल्ट आउट पूरा डिटेल नहीं है, पर बहुत क्लियर है कि उनको जब वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं या दलित की बात करते हैं, और दलित उनकी तरफ झुका था 2024 के इलेक्शन में, अब कहाँ बैठा है दलित मालूम नहीं, लेकिन कास्ट सेंसस का मतलब उनका है ओबीसी, दलित और मुस्लिम। ये कॉम्बिनेशन है, तकरीबन 90% है। अब कैसे आप उनको अपनी तरफ खींचेंगे दोबारा? और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पुराना जो हमारा समीकरण था, जो इंदिरा गांधी के जमाने में था कि अपर कास्ट, अब दलित और मुस्लिम, जो बहुत इफेक्टिव होता था हिंदी हार्टलैंड में, हमने ओबीसी को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी हमें देनी चाहिए थी। तो ओबीसी की तरफ उनका झुकाव है, लेकिन कास्ट सेंसस की वो बात करते हैं। ओबीसी जब वोट का वक्त आता है, वो कांग्रेस को अभी तक वोट नहीं दे पाया है। वो क्या तो भाजपा की तरफ जाएगा, या राजद की तरफ जाएगा, या सपा की तरफ जाएगा, ये हुआ है। तो किस तरह से जो एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसको आप प्रोग्राम में, स्लोगन्स में कन्वर्ट करेंगे, ये अभी तक कांग्रेस नहीं कर पाई है, खूबी से नहीं कर पाई है। हम इस चीज को भी जानते हैं नीरजा मैम कि पटेल कम्युनिटी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है गुजरात की, लेवा पटेल, कड़वा पटेल। क्या सरदार पटेल को याद करना, सरदार पटेल के नाम को आज बार बार दोहराना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या पटेलों को कांग्रेस अपने साथ जोड़ पाएगी? क्योंकि हार्दिक बहुत बड़े हीरो बनकर उभरे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको अपने साथ लिया, लेकिन आज वो भाजपा में। क्या पटेलों को लुभाने के लिए सरदार पटेल को याद किया जा रहा है? हो सकता है, एक वो रणनीति का हिस्सा हो सकता है, पर ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। मेन चीज जो कांग्रेस को करनी है, एक तो नेतृत्व क्लियर नहीं है, जो कि दूसरी तरफ बहुत क्लियर है। दूसरा है कि जो संगठन है वो कांग्रेस का हर स्टेट में कमजोर होता चला जा रहा है। आप मुझे बताइए एक स्टेट आज हिंदुस्तान का जहां कांग्रेस दावे के साथ कह सकती है कि हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन यहाँ मजबूत कर लिया है, बल्कि वीकनिंग हो रही है। तो मैं मानती हूं कि कांग्रेस ने शायद ये तय कर लिया है कि उस क्षण का हम इंतजार करेंगे जब लोग भाजपा से उनका मोह भंग हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो हमारी तरफ देखेंगे। और क्योंकि हम नेशनल पार्टी हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन हो ना हो, लोग हमारी तरफ आएंगे। अब वो 5 साल लगे, 10 साल लगे, जितने साल लगे, मुझे लगता है ये उनकी रणनीति में, उनकी हर एक चीज जो वो कह रहे हैं उसमें ये झलकता है। मतलब बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व का फेल होने का इंतजार कांग्रेस पार्टी कर रही है, और उसके बाद
ऐसा लगता है, उसके बाद खुद ब खुद वो नेचुरल चॉइस होगी। लेकिन नीरजा जी, एक चीज़ और समझाइए, आप तो हम सबसे अधिक घूमती हैं, इतना एक्सपीरियंस है आपको। 24 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी लोकसभा में लड़ती हुई दिखाई दी, उसके बाद के जो विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, सब कांग्रेस पार्टी लग रहा था कि जीत जाएगी, लेकिन हार गई चुनाव आते आते। क्यों ऐसा हुआ? दिल्ली को माइनस कर दीजिए, हरियाणा, महाराष्ट्र खास कर पे, क्यों ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में बने मोमेंटम को भुना नहीं पा रही है? दिल्ली के नेतृत्व में कमी है या स्थानीय नेतृत्व में कमी है? देखिए, एक और चीज मैं कहूंगी कि भाजपा जो उनका मेन विरोधी है, वो बहुत जल्दी कोर्स करेक्शन करता है। अगर 240 सीटें आई 2024 में, जो खामियां थी उत्तर प्रदेश में 62 से 33 पे आ गई। वहाँ फैक्शनलिज्म था, किस तरह से कैंडिडेट्स हुए, आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया। अब किस तरह से उसको दुरुस्त किया जाए? आरएसएस के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई, अभी प्रधानमंत्री मोहन भागवत से मिलने नागपुर चले गए। कोर्स करेक्शन जो है ना, वो बहुत जल्दी होता है। कांग्रेस बहुत अपने डिफीट्स को फिलोसॉफिकली लेती है, हम करेंगे, ठीक है, जितना कर सकते हैं करेंगे, लोगों का जाना है तो जाने दो, जो आता है आने दो। इस तरह का एक है जो मैं कहती हूँ ना अंग्रेजी में, दे डोंट हैव द फायर इन द बेली। उनके पेट में वो आग नहीं है कि हमको जीतना ही है। और देश के मैं कहती हूँ ये बहुत जरूरी है कांग्रेस का रिवाइव करना है। इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट के कांग्रेस रिवाइव करे। एक मजबूत ऑपोजिशन का होना एक लोकतंत्र में बहुत अहमियत रखता है। तो कांग्रेस अगर नहीं करती तो पूरे देश को वो लेट डाउन कर रही है। जी, एक आखिरी क्विक कमेंट मैम, समय की कमी है। क्या अहमदाबाद की इस कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, आप इस तरह की चीज़ें देख रही हैं, एंटिसिपेट कर रही हैं कि अब खड़गे साहब जो कि सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे वापस सत्ता और काम धाम जो है वो राहुल गांधी के पास पूरी तरीके से आ जाए, या प्रियंका गांधी का रोल बढ़ जाए? देखिए, प्रियंका गांधी का नहीं हो रहा तो वो उस सामने आया है, लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी की है। क्लियरली राहुल गांधी अनडिक्लेयर्ड लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के आज। उसमें पहले कुछ 2 साल पहले, 3 साल पहले क्रिटिसिज्म भी होता था, डिसेंट भी था, लोगों से मिलते नहीं हैं। आज वो एक्सेप्टेड रियलिटी है कांग्रेस की। जी, चलिए नीरजा जी, समय की कमी है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। राहुल गांधी ही असली नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और वही पार्टी को चला रहे हैं। अच्छा हो रहा है तो उनके खाते में पार्टी में, बुरा हो रहा है तो वो उनके खाते में जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार को पूरी दुनिया के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन मंगलवार को यानी आज के दिन लगता है कि बाजार का मंगल हो गया। भारत को भी सोमवार को हल्का झटका लगा था, लेकिन मंगलवार को बाजार दिल्ली में, यहाँ भारत में भी खिल उठा। वहीं दूसरे देशों में भी बाजार बहुत तेज़ी के साथ आज आगे बढ़ा, यानी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की गई है। अब हम बारी बारी से आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। जापान का शेयर बाजार सबसे ज़्यादा आज चढ़ा, 6.03%। ऑस्ट्रेलिया का बाजार 2.27% आज ऊपर चढ़ा। चीन का बाजार भी 2.09% ऊपर चढ़ा। हांगकांग के बाजार में 1.51% की आज तेज़ी देखी गई, यानी तमाम एशियाई मार्केट में जो बाजार है वो आज ग्रीन ब्लॉक पे जाके बंद हुआ है। जिस अमेरिका का हाल बुरा था वहाँ भी अब सुधार होता दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में बाजार आज ज़्यादा गुलजार हुआ। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। सोमवार को मार्केट जिस कदर डूबा था, मंगलवार को मार्केट का मंगल हो गया। बाजार गुलजार हुआ, लुढ़कते हुए अंक ऊपर चढ़ने लगे और शेयर्स में उछाल आने लगे। पूरा स्टॉक मार्केट ब्लडबाथ चल रहा है, तो अगर लोगों के पास पैसे है एट दिस पॉइंट, मतलब लोगों को करना चाहिए अभी, क्योंकि ये बहुत ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि अभी गोल्ड का प्राइस भी नीचे हो चुका है, तो सब मिला जुड़ा के सब ऊपर जाने के बहुत हाई चांसेस है। अभी जो स्थिति है मेरे ख्याल से अभी एक अपॉर्चुनिटी है एक इन्वेस्टर के लिए, जो अभी SIP के थ्रू थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, क्योंकि ये कितना लंबा चलेगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आगे जाके आपको पैसा मिलना ही मिलना है। ये फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ है कि ज़्यादा
एकदम मार्केट नीचे सर पे है, मगर कोई भी डरने का नहीं है। जो मेन यही पॉइंट है आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मगर आप सोचोगे मैं 4-5 साल के लिए कर रहा हूँ, 100% आप पैसा लेके जाओगे। सोमवार को बाजार खुला था तो ऐसा लगा मानो महामंदी की आहट सुना रहा हो। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। सोमवार को बाजार में 3% की गिरावट हुई थी, लेकिन मंगलवार को सेंसेक्स की शुरुआत ही 1.3% ऊपर से हुई। इससे 1000 अंक चढ़कर सेंसेक्स 74,100 पर कारोबार करने लगा। वहीं निफ्टी में भी 1.5% की तेजी के साथ 300 अंकों की बढ़ोतरी हुई, जिससे कारोबार 22,500 के स्तर पर पहुंच गया। इससे निवेशकों में उम्मीद जगी कि उनका पैसा फंसा नहीं या डूबा नहीं। देखिए, वॉलेटिलिटी बहुत ही रहेगी क्योंकि जैसे जैसे न्यूज फ्लो आते जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली मार्केट्स विल मिमिक दोज न्यूज फ्लो, और उस वजह से नेगेटिव न्यूज, पॉजिटिव न्यूज जो भी है, क्योंकि नथिंग इज बिन डिस्काउंटेड एज ऑफ नाउ, सो जैसे जैसे न्यूज फ्लो आएगा अकॉर्डिंगली मार्केट विल बिहेव, एंड इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत ही रहेगी आने वाले दिनों में। टैरिफ की वजह से पूरा ग्लोबल ट्रेड पे उसकी इम्पैक्ट आएगी, और अगर इतने हाई टैरिफ है तो जाहिर है कि ऐसा डर है कि यूएस में कहते हैं कि 60% चांसेस ये है कि यूएस विल नाउ स्लिप इनटू रिसेशन। तो अगर यूएस रिसेशन में जाता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का लार्जेस्ट कंज्यूमर है, तो अगर वो रिसेशन में जाता है तो उसकी इम्पैक्ट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पे आती है। सेंसेक्स में यह वृद्धि उस वक्त हुई जब दुनिया के बाजार लुढ़के हुए हैं, उनकी हालत खराब है। वैसे सोमवार को भी देखें तो जहां दुनिया के बाजार का भट्टा बैठ गया, उनकी तुलना में भारत को मामूली झटका ही लगा था। जहां भारत में सोमवार को बाजार में 3% की गिरावट हुई, वहीं चीन में 7.3%, हांगकांग में 13.2%, जापान में 7.8%, दक्षिण कोरिया में 5.6% और ताइवान में 10% की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इनमें भी चीन की गिरावट काफी अहम है, क्योंकि जिस वक्त चीन अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर और बदले की बात पर उलझा रहा, वहीं भारत अमेरिका को समझाने और हाथ मिलाकर बात बनाने में जुटा रहा। He's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी में यह संकेत जरूर दे दिया कि ट्रंप को टैरिफ पर समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि टैरिफ वॉर छेड़ने से नुकसान अपना ही है। He's a great friend of mine. और बाजार में मचा हाहाकार इसकी तस्दीक करता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। अक्सर शेयर बाजार के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो धीरज रखते हैं, जो पेशेंस के साथ इसमें रहते हैं, उनके लिए ये ठीक जगह है। जो हड़बड़ी में रहते हैं उनको अधिकतर झटके खाने पड़ते हैं। कल बहुत बड़ा झटका लगा, आज कुछ रिकवर हुआ शेयर बाजार। दुनिया भर के शेयर बाजार की स्थिति पॉजिटिव दिखाई दी। क्या हुआ बीते 24 घंटे में? ट्रंप ने तो अपना फैसला नहीं बदला टैरिफ वाला। मेरे साथ आइए बात करते हैं। धीरेन्द्र कुमार साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सीईओ हैं, वैल्यू रिसर्च के मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र भाई, वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। 24 घंटे पहले इसी कार्यक्रम में मैंने दुनिया भर के शेयर मार्केट दिखाए और सब जगह धड़ाम 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 था। आज हर जगह लग रहा है कि तेज़ी से चीज़ें ऊपर जा रही हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 24 घंटे में कैसा क्या हुआ कि मार्केट्स अक्रॉस ग्लोब रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं? सुमित, जरा अपना सवाल दोहराइए, मुझे बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मैं फिर से बोलता हूँ, 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि सारी दुनिया के शेयर बाजार ग्रीन हो गए, सकारात्मक हो गए, पॉजिटिव हो गए? ये बहुत ही, मुझे लगता है कि ये जो ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई है, इसमें ये रोज रोज खबर आता रहेगा, किसी दिन जीत होगी, किसी दिन हार होगी। और अभी आज के बाजार का जो सबसे बड़ा सहारा था, ये जो कंसोलेशन था कि भारत का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा शुरू हो गई है, जिससे लगता है, और अभी तुलनात्मक तौर पे अगर हम देखें कि भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा नहीं है, और हमारे सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो इसके परव्यू में उस ग्रिप में आता नहीं है।
तो उस नतीजे उस वजह से अगर हम देखें तो भारत में जो गिरावट था वो बेसिकली पूरे बाजार में जो उथल पुथल हो रहा है, निवेशकों के विदेशी निवेशकों के पैसा निकालने की वजह से लोगों को ये कॉन्सोलेशन मिल रहा है, कि सांत्वना मिल रही है कि उतनी बदहाली नहीं होगी भारत की। हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी भी उसका एक अपना मोमेंटम है, उसका रिजल्ट सीजन आ रहा है। आरबीआई का कल मीटिंग होने वाला है जिसमें कि ब्याज दरों में पे चर्चा होगी। इन सब चीजों को देख के लगता है कि भारत की स्थिति उतनी खराब नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये बाजार के लिए एक तरह से रीसेटिंग है। जो दुनिया जिस तरह से 20-30 साल से चल रहा था, 40 साल से चल रहा था, ये एक बड़ा वेकअप कॉल है कि जो रूल्स है वो बदल गए हैं। और मुझे लगता है कि आज के बढ़त से हमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सोलेशन नहीं लेना चाहिए, ये एक दिन की स्थिति हो। अच्छा, तो आने वाले दिनों को आप कैसे देखते हैं? अगर मैं भारत के संदर्भ में पूछूं आपसे, क्या चीजें इंप्रूव होंगी और कब होंगी? आने वाले दिनों में तो मेरी लोगों को यही सलाह होगी कि आप अगर आपका पैसा 5 साल से कम का है तो अपना बाजार से दूरी बना के रखिए, या उस पैसे को निकाल लीजिए जिस पैसे की जरूरत होगी, क्योंकि ये हाल तुरंत ये खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है। ये रोज रोज बदलाव आएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे कंपनियों को चलाने वाले जो शेयर होल्डर, जो मैनेजर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्हें भी नहीं पता है कि इसका असर क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से दुनिया बदला है पिछले 15-20 साल में, कंपोनेंट कहीं और बनता है, असेंबल कहीं और होता है, बिकता कहीं और है, और उसमें इन चीज़ों का असर का आकलन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत तेजी से बदलता हुआ कॉन्टेक्स्ट है, और इसमें कम समय के नज़रिए से जिस तरह से बाजार में लोग बाजार में गलती से आ जाते थे, पैसा लगाते थे, थोड़ा बन जाता था, खुशी से मुनाफा निकाल करके चले जाते थे, वो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। बाजार जिन वजह से आज चल रहा है या गिर रहा है, उसको गेस करना असंभव है। तो अगर आपके पास लंबे समय का पैसा नहीं है, और पिछले 4-5 साल से जिस तरह से भारत में छोटे निवेशक की भागीदारी बढ़ी है, एसआईपी का बुक बढ़ा है, 25,000 करोड़ रुपए एसआईपी के जरिए आता है, उसके अलावा एनपीएस का पैसा, ईपीएफ का पैसा तो आता ही है हर महीने नियमित रूप से जी। तो वो जो पैसा 5-10 साल के लिए, मुझे लगता है कि जो सोमवार को हुआ था वो ऐसे लग रहा था कि कारोबार बंद हो रहा है, सब दुकानें बंद हो जाएंगी, सबकी नौकरी चली जाएगी, और ऐसा होगा भी, लेकिन कब होगा, कितना होगा, एक क्विक कमेंट धीरेन जी और चाहूंगा मैं आपसे, एक क्विक कमेंट धीरेन जी और चाहूंगा, एक क्विक कमेंट और, वो ये कि 8-10 महीने पहले यही बाजार बूम कर रहा था। आज हम 8-10 महीने के भीतर ये बाजार में 30-40 हज़ार पॉइंट्स की गिरावट हम देख रहे हैं, 20-30 हज़ार की। क्या आपको लगता है कि आप आज की तारीख में जो बड़े बड़े कंपनियों के शेयर थे वो बहुत कम दाम पे आ गए हैं पिछले 1 साल की तुलना में, क्या आप अभी सजेस्ट करेंगे कि आप शेयर मार्केट में आइए, इन्वेस्ट करिए, या कहेंगे कि नहीं अभी दूरी बना कर रखिए? सुमित, मुझे आपका प्रश्न बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। मैं ऑडियो के लिए बोलता हूं अपनी टीम को, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं उनके दाम बहुत नीचे आ गए हैं बीते 8-10 महीनों की बात करें, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इस वक्त में या नहीं करना चाहिए? मैं बिल्कुल गेस नहीं कर पा रहा हूं कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, पर मैं सोच रहा हूं कि आप ये पूछ रहे हैं कि आपका लगा हुआ पैसा है तो उसका क्या करना चाहिए या लगाना चाहिए। इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे। कम समय के लिए तो बिल्कुल ही बाजार से दूर रहना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है, आपने वक्त निकाला, धीरे धीरे हमको बात करी, हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। थैंक यू सो मच। ऑडियो की प्रॉब्लम थी, इस टेक्निकल फॉल्ट के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि आगे से जब गेस्ट जुड़ें तो उनको इस तरह की दिक्कतें ना आने पाए। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जब दुनिया के अलग अलग देशों में बाजार लुढ़कता गया, शेयर बाजार झटका खाता रहा, उस वक्त बाजार कैसे गुलजार रहा? हम आपको कुछ कारण दिखाते हैं कि क्यों बाजार में ये रौनक आज अचानक लौट कर आई है, क्या इनकी वजह हो सकती है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। विस्तार से वो कारण आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला कारण तो ये कि जब ट्रंप के टैरिफ वॉर में चीन पलटवार कर रहा था तो उस वक्त भारत ने सुलझा हुआ एक स्टैंड लिया। भारत ने अमेरिका से टकराने की जगह सहयोग का रास्ता निकाला, जिसका असर ये हुआ कि आज बाजार में
स्थायित्व दिखाई दिया और तेजी दिखाई दी। दूसरा कारण यह कि भारत ने चीन की तरह बदले की भावना से काम नहीं किया, यानी अमेरिका ने जितना टैरिफ लगाया है उतना ही टैरिफ लगाने की जिद नहीं पाली है जैसा कि चीन ने कर दिया। तीसरा कारण, भारत में बाजार थोड़ा गोता खाया तो लोगों में यह भावना पैदा हुई कि यही समय है कि और ज़्यादा निवेश किया जाए। ज़्यादा निवेश की संभावना ने बाजार को आज खड़ा होने में मदद कर दी। चौथा कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और इसमें सुधार की उम्मीदें हैं। और पांचवा कारण है भारत के स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज का मजबूत बने रहना, तमाम इस तरह के उतार चढ़ाव के बावजूद। आगे बढ़ेंगे अगली कहानी की ओर और अगला कहानी आज की बहुत ही हृदय विदारक घटना है और उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा मैं। आज सुबह होते से एक खबर आई जो वायरल हो गई तुरंत सोशल मीडिया पे, और वो थी जयपुर के हिट एंड रन केस की। दरअसल जयपुर में नशे में धुत एक आदमी ने अपनी गाड़ी से कई लोगों को एक साथ रौंद दिया। हालांकि वो पकड़ा गया, लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। स्थानीय विधायक और कुछ नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये एक साजिश के तहत किया गया है, ये एक सांप्रदायिक साजिश है। लेकिन क्या हिट एंड रन केस को सांप्रदायिक रंग देना जायज़ है? इसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। सफेद रंग की एक बेकाबू गाड़ी मौत की तरह लहराती हुई आई और कई जिंदगियों को मौत का काला कफन पहना दिया। गाड़ी नंबर RJ14 UJ6504। जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में रविवार रात ये सफेद गाड़ी अनियंत्रित होकर कई राहगीरों और दोपहिया वाहनों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। गाड़ी इस कदर बेकाबू थी कि उसकी टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कोने में यहाँ खड़े हुए थे हम 2 जने, बात कर रहे थे। वो आके सीधा पहले तो इस कोने के अंदर 3 जनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया था। तो उसने यहाँ से वापस बैक करके फिर चढ़ाता हुआ सीधा गाड़ी को उसको रोकना चाहा लोगों ने, तो वो सीधा भगाता हुआ गाड़ी को लेके गया। आगे जाके उसने 50 मीटर के ऊपर आगे जाके एक गाड़ी के ऊपर ऑन द स्पॉट गाड़ी चढ़ा दी। इसमें एक लेडीज थी, एक जेंट्स था, एक बच्चा था। वो ऑन द स्पॉट वो तो उसी टाइम मौके पर खत्म हो चुके थे एक तरीके से। फिर आगे जाके पब्लिक उसके पीछे और पड़ी तो वो गाड़ी का बेकाबू होकर और तेज भगाया। आगे जाके 50-60 मीटर पे और जाके फिर और पब्लिक के ऊपर गाड़ी चढ़ाता हो गया। मैं उसके पीछे से यहीं से गाड़ी उसके पीछे करता हुआ जा रहा था। तो आगे जाके अपना फूटाकोट पड़ता है 500 मीटर पे जाता है घुमाओ पे टेके के, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर उसके आगे आई थी। उससे उसने वहाँ पे गाड़ी दी कि उसने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा। तो मैं पीछे था, मैं गाड़ी रोक के उसके पास जाके उसको बोला भाई तू गाड़ी को एक बार साइड में तो ले, पीछे इतने जनों को तू उड़ा के आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। तो वो तो गाड़ी को कांच ऊपर चढ़ा था। उससे पहले मैंने गेट पकड़ लिया, उसका गेट पकड़ा तो गाड़ी को और स्पीड में डबल भगाया। तो मेरे को लेके गाड़ी के साथ साथ ही लेता हुआ जा रहा था। तो मैंने आगे जाके घुमा होता, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी के साथ में लटका हुआ था विंडो पे, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी की स्पीड करीबन उसने 70-80 और कर दी थी। तो उसको ले जा रहा था। आगे जाके राइट घुमा होता है, राइट को मेरे को मालूम था, मेरे को भी जान का जोखिम है, ये मेरे को भी इधर कहीं ना कहीं करेगा। तो मैंने उसकी गाड़ी के लेफ्ट साइड स्टीयरिंग घुमा के एक दीवार के अंदर गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी चलाने वाले का नाम उस्मान हसन है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस्मान जयपुर में VKI इलाके में लोहे के बेड बनाने की फैक्ट्री चलाता है। मेडिकल जांच में पता चला कि गाड़ी चलाते वक्त उस्मान नशे में धुत था। जिस कार को वो चला रहा था वो आरोपी की फैक्ट्री के नाम से ही रजिस्टर्ड थी। ये मामला भले ही हिट एंड रन का था, लेकिन आरोपी के नाम को देखकर इसे तुरंत सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। लोग जब विरोध में सड़क पर बैठ गए तो स्थानीय विधायक बालमुकुंद आचार्य भी पहुँच गए। आचार्य ने जो कुछ कहा पहले उसे सुनिए। बहुत दुखद घटना है और कड़े शब्दों में निंदा करते हैं इस प्रकार के व्यक्ति जो MI रोड से लेकर और नाहरगढ़ रोड तक 70 से 100 की गाड़ी तेज चलाकर ऐसे छोटे रास्तों में इतने लोगों को जो दुर्घटनाग्रस्त किया, ये दुखद है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि कोई जानबूझकर ऐसा काम किया उस व्यक्ति ने। कांग्रेस का वो पदाधिकारी है और उस्मान हसन नाम का वो व्यक्ति जिसने मेरे को लगता है जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा है। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से पूछा गया तो उन्होंने भी विधायक वाली लाइन ही दोहराई। ये हिट एंड रन नहीं है, ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। मंदिर के बाहर खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, निहत्ते लोग खड़े थे, उसको पता है कि मेरी गाड़ी से तो ये मरने ही वाले हैं, वो सीधी गाड़ी चढ़ा करके और भगाता गया।
हालांकि इस हिट एंड रन केस में मृतकों और घायलों की सूची देखें तो आपको हिंदू और मुसलमान दोनों दिखेंगे। इस मामले में मरने वालों में वीरेंद्र सिंह, ममता कंवर और अवधेश पारिक शामिल हैं, जबकि घायलों में मुनेश सोनी, मोहम्मद जलालुद्दीन, दीपिका सैनी, विजय नारायण, जेबुन्निशा और अंशिका शामिल हैं। जब दुर्घटना के शिकार हिंदू मुस्लिम दोनों तबके के लोग हुए तो फिर ये साजिश कैसे हुई? सभी घायलों का सवाई माधो सिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी देने की घोषणा सरकार ने की है। वैसे इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और आगे जांच चल रही है। घटना का कारण जो है, जो एक उस्मान नाम का व्यक्ति था जो कि ड्रिंक किया हुआ था और एक एक्सीडेंट होने के बाद में उस रोड के ऊपर तेज गति से गाड़ी चलाते हुए अन्य एक्सीडेंट भी किए। जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा गाड़ी थी वो भी डिटेन कर ली है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम वगैरह करवा रहे हैं। वैसे पुलिस के सामने अब साजिश वाले एंगल से भी जांच की चुनौती है। जयपुर में सुशांत पारिक के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मामले को सांप्रदायिक रंग दिया गया, हिट एंड रन का मामला है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्योंकि आरोपी ड्राइवर जो था वो मुस्लिम है इसलिए उसने हिंदू लोगों पर गाड़ी चला दी। बीजेपी का आरोप है कि वो कांग्रेस के करीबी नेताओं का साथ ही रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। दरअसल ये सच्चाई है। उस्मान जिसने ये गाड़ी चलाई, जो कि शराब पिए हुए था, जैसे आपने पुलिस को सुना, उसका संबंध कांग्रेस के नेताओं के साथ दिखाई देता है। कम से कम सोशल मीडिया पे तस्वीरें हैं। ये कुछ दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक में तो सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के साथ दिखाई दे रहा है और दूसरी एक और तस्वीर है जहाँ पर कांग्रेस के जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं जयपुर के, ये इमरान प्रतापगढ़ी आपके सामने हैं और एक तस्वीर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ दिखाई देता है। यही उस्मान जो कल गाड़ी चला रहा था और जिसने शराब के नशे में अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाई और 3 मासूम लोगों की जानें ले ली और 6 लोग जिसमें घायल हुए, लेकिन जो घायल हुए हैं उसमें 2 मुस्लिम महिलाएं भी हैं। तो ये कह देना कि वो केवल हिंदुओं को गाड़ी चला के मार रहा था, ये कहना फिलहाल तो इस शुरुआती जानकारी के आधार पर थोड़ी ज़्यादा अतिशयोक्ति लगता है। ममता बनर्जी की बात करते हैं, टीएमसी की। ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं के बीच जो ज़बरदस्त खींचतान चल रही है उस पर बहुत ही सख्त रुख दिखा दिया है और कहा है कि आपस में बयानबाजी तुरंत बंद की जाए। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की सोशल मीडिया पोस्ट पर टीएमसी सांसदों के बीच की लड़ाई के दावे के बाद विवाद बढ़ गया है। एक पोस्ट डाला अमित मालवीय ने जिसमें ये कहा गया कि ये वीडियो टीएमसी के नेताओं का है जो कि आपस में बहस कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ऊंचे स्वर में बातें कर रहे हैं। इस मामले से बीजेपी को एक बार टीएमसी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का दावा है कि 4 अप्रैल को कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच जमकर बहस हुई और ये मामला इतना बढ़ा कि दूसरे सांसदों को बीच बचाव करना पड़ा। महिला सांसद ने मुझे बीएसएफ से गिरफ्तार करने को कहा। दौड़े चले गए बीएसएफ के ये बोलছে अरेस्ट माई एमपी अरेस्ट। कहा जा रहा है कि इस विवाद की जड़ में संसद भवन में बंगाल की मिठाई संदेश का आउटलेट खुलवाना है। कीर्ति आजाद मिठाई का आउटलेट खुलवाना चाहते थे तो कल्याण बनर्जी इसके विरोध में थे। टीएमसी सांसदों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। क्या स्वागत रे, मैं कोई कैरेक्टर है? वे सबको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वे मुझे 2001 से पसंद नहीं करते हैं। उसका व्यवहार काफी खराब था, उसे चीफ व्हिप से हटा देना चाहिए। रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। इस पूरे घटना पर ममता बनर्जी की नजर है। पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने ममता बनर्जी को मामले से जुड़ी सारी जानकारी दी। पार्टी इस मामले की भी जांच कर रही है कि आखिर पार्टी सांसदों की व्हाट्सएप ग्रुप की चैट्स कैसे लीक हुई। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
तो टीएमसी आपस में सर फुटबल कर रही है और बीजेपी को बैठे ठाले मुद्दा मिल गया है। अब एक और बहुत बड़े मुद्दे की बात करता हूं, जो दिल्ली के हाल में खत्म हुए जो चुनाव में बड़ा मुद्दा बना और आम आदमी पार्टी की हार की एक बड़ी वजह भी बना। यमुना की सफाई की बात कर रहा हूं। हमने यानी एनडीटीवी इंडिया ने एक एक्सक्लूसिव पड़ताल की है यमुना को लेकर। यमुना की सफाई क्या कागजी भर है? क्या करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर स्वाहा हो रहे हैं? क्या एसटीपी प्लांट जो है कारगर तरीके से काम दिल्ली में कर रहे हैं? क्या पानी के जरिए नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है? देखिए साफ पानी के वादे पर यह ग्राउंड रिपोर्ट जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे कि कैसे इतने सारे रुपयों को स्वाहा कर दिया जा रहा है। क्या यमुना की सफाई महज कागजों पर हो रही है? करोड़ों रुपए लगाने पर भी यमुना साफ क्यों नहीं हो रही है? यमुना की सफाई पर एनडीटीवी इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल। इन सारे सवालों के जवाब आज एनडीटीवी जमीन पर खोजने की कोशिश करेगा। यमुना की सफाई पर सालाना कई सौ करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दिल्ली के बड़े नालों में बहने वाले सीवेज की सफाई के लिए 37 एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। सबसे पहले हम अर्थ वॉरियर संगठन और यमुना नदी की सफाई पर सालों से काम कर रहे पंकज कुमार के साथ नीलोठी एसटीपी प्लांट पर पहुंचे, जहां 40 एमजीडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। मार्च में दिल्ली प्रदूषण बोर्ड को भेजी गई रिपोर्ट में पानी की स्वच्छता यानी बीओडी 14 और टीएसएस 27 बताई गई, लेकिन जब हम यहां पहुंचे तो सांस लेना मुश्किल था। एसटीपी से ट्रीट किया पानी कुछ इस तरह दिखा। बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जो जीवाणु किसी पानी में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो पानी में कितना ऑक्सीजन है। टीएसएस का मतलब है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी आप इसे यूं समझ सकते हैं कि पानी में कितनी गंदगी है। क्रिस्टल क्लियर ये पानी नहीं है। अगर 14 बीओडी होता तो क्या होता? देखिए, अगर 14 बीओडी होती 14 एमजी पर लीटर तो ये पानी आपको एकदम आर पार यहाँ से दिखता। इसमें ना तो आपको किसी भी प्रकार का कलर नहीं दिखता। आप देखेंगे पानी धुंधला है, तो इसका मतलब ये है जो 14 बीओडी बता रहे वो सही नहीं है। पर एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं इस प्लांट पे लास्ट 2 साल से आ रहा हूँ, बट ये बेहतर हुई है पहले से। नीलोठी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद हम कोरोनेशन पिलर पहुंचे। ये दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी एसटीपी है, जहां 70 एमजीडी सीवेज की सफाई होती है। सोचिए, मार्च में भेजी गई रिपोर्ट में बीओडी 7 दिखाई गई। यहां भी हमने एसटीपी से साफ पानी की जांच की। ये देखिए, जहां का बीओडी 7 दिखाया गया वहां का पानी कैसा है। एसटीपी के बगल से एक ये निकला हुआ है पाइप, ये भी एसटीपी से ही आ रहा है, लेकिन इसका पानी आप ये आप पानी देखेंगे, इसमें आपको पानी नहीं दिखेगा, ये एकदम सॉलिड है। जो एसटीपी जब ट्रीट करती है उनसे जो सलज निकलता है, मल होता है, जिनका बायोगैस बनना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, आप इस वेस्ट का वेल्थ के तौर पर यूज कर सकते थे, बट आप क्या कर रहे हैं, इसको आप बहा के मिला रहे इस नाले में। नाले से नजफगढ़ ड्रेन से फिर यमुना जी। अब हम आपको लेकर चलते हैं पप्पन कला के 2 एसटीपी पर। यहाँ पहुँचना भी आसान नहीं था। नजफगढ़ नाले के किनारे चलते हुए जब यहाँ हम पहुँचे तो पप्पन कला के पुराने एसटीपी के पास खड़े रहना मुश्किल था। मार्च में आई रिपोर्ट में इसका बीओडी 12 और टीएसएस 24 है, लेकिन असलियत ये है। ये आप देखिए कि ट्रीट होकर ये जो पानी है, ये जो नजफगढ़ नाला है वहाँ पर मिल रहा है, लेकिन सांस लेना दूभर है। इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है कि यहाँ पर सांस लेना दूभर है। यानी इस एसटीपी का जो पानी है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये है ट्रीट किया हुआ पानी, जिसमें दुर्गंध भी आ रही है और इसका रंग भी साफ नहीं है। एक बात जान के आपको हैरानी होगी, अगर आप MOEF की गाइडलाइंस देखें, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर की, उसके हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि उसकी जो बीओडी है वो 12 mg पर लीटर है।
पर ये पानी जिसको भी बीओडी का थोड़ा सा आइडिया होगा, इसकी बीओडी 100 से नीचे नहीं होगी इस पानी की। बट रिपोर्ट जो फरवरी 2025 की आई है उसमें 12 mg पर लीटर बीओडी बता रहे हैं। गाइडलाइन जो सीपीसीबी की है वो 10 बीओडी की है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर सीवेज के पानी की सफाई एसटीपी करे तो कैसे पानी साफ हो सकता है। यहाँ से महज 500 मीटर दूर पप्पन कला का नया एसटीपी बना है, जिसका पानी आप देख सकते हैं। अगर सही तरीके से एसटीपी दिल्ली की काम करे तो ऐसा पानी होना चाहिए। इस तरीके की अगर 37 एसटीपी का काम हो तो यमुना की बहुत हद तक सफाई हो सकती है। ये सबसे साफ पानी मुझे दिखा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ट्रीट कर रही है। और उनके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, देखिए अगर एसटीपी अच्छा काम करे तो उनका फ़ायदा क्या होता है। ये इतना अच्छा ट्रीट कर रही है तो इस एसटीपी के पानी से आप देखेंगे दोनों 20-20 mgd की, बट इसका फ्लो कम है। इनका ज़्यादातर जो पानी है वो एक तालाब बनाया जाता है, तालाब बनाया गया इस पानी से, और जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है दिल्ली का। अगर इसी तरह दिल्ली की सभी एसटीपी काम करे तो यमुना साफ हो सकती है। खुद जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी मानते हैं कि कई एसटीपी सही से काम नहीं कर रही हैं। हम आईटी डैशबोर्ड बना रहे हैं, अभी उसको पूरा चेक करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। तो सरकार तो पैसे दे रही है, मगर जितना वो ट्रीट होना चाहिए सारा सीवेज उतना ट्रीट नहीं हो पा रहा। उसको भी हमको चेक करने की ज़रूरत है। कहीं पे कमियां दिखाई देंगी उसको ठीक करेंगे, एक्शन लेंगे। नजफगढ़ के इस नाले से ही यमुना 60% प्रदूषित होती है। इस नाले में गिरने वाले सीवेज की सफाई के लिए 16 एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, लेकिन एनडीटीवी की टीम ने 8 एसटीपी का जायजा लिया। उसमें महज 1 एसटीपी ही जमीन पर बढ़िया काम करती मिली। साफ हो जाता है कि दिल्ली आते आते यमुना नदी का बीओडी 90 कैसे हो जाता है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 3 बीओडी वाली नदी ही इंसानों के नहाने के लिए सुरक्षित मानी जाती हैं। नई दिल्ली से जोसेफ और सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। साफ सुथरी यमुना को करना एक बहुत टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, जैसा कि पिछली सरकार के साथ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। और अब नई सरकार जो कि बीजेपी की बनी है, इसको लेकर बहुत ही सीरियसली काम करना होगा, क्योंकि इससे पूरी दिल्ली और दिल्ली की आबादी प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हो गए। इस योजना से करोड़ों लोगों को कारोबार के मामले में आत्मनिर्भर होने का मौका मिला है। कैसे इस योजना ने करोड़ों युवाओं के हालात को बदला, उसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। अभी आप हर महीने कितने का काम करते हैं? नहीं, इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, डरो मत डरो मत। बस 10 साल का वक्त और सरकार की एक योजना से 52 करोड़ लोगों को न सिर्फ रोजगार मिले, बल्कि वो दूसरों को रोजगार भी देने लगे। नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके 10 साल पूरा होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से बात की। पहले आप 23 साल की लड़की ईशा पटेल से प्रधानमंत्री मोदी की इस बातचीत को सुनिए। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मुसीबतें होंगी और मुश्किलें भी आएंगी, जो संघर्ष करेगा वही सफलता पाएगा। आई एम द फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ पुचका। घर पे खाना वाना बनाते थे तो हाथों में टेस्ट अच्छा था, तो सबने सजेस्ट किया कि आप कैफे फील्ड में जाओ। फिर उसमें रिसर्च करके पता चला कि प्रॉफिट मार्जिन वगैरह भी अच्छा है, तो आप फूड कॉस्ट वगैरह मैनेज करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं। एक यूथ, एक जनरेशन है, कुछ पढ़ाई की तो उनको लगता है कि नहीं मैं तो कहीं नौकरी करके सेटल हो जाऊंगा, रिस्क नहीं लूंगा। आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तो आपके रायपुर के भी दोस्त होंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दोस्त होंगे या स्टूडेंट दोस्त भी होंगे। उन सब में इसकी क्या चर्चा है, क्या सवाल पूछते हैं, उनको क्या लगता है ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए, उनको भी आगे आने का मन करता है? सर मैं जैसे कि अभी मेरी एज 23 इयर्स है, तो मेरे पास अभी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है और टाइम भी है, तो ये सही समय होता है
मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। तो अगर आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू। तो आप बिजनेस करिए और जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। जब 10 साल पहले 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई तो किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि करोड़ों जिंदगियां 10 साल में संवर जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर आज जो बताया, उसके मुताबिक अब तक 52 करोड़ लोगों को गारंटी मुक्त कर्ज मिल चुका है। इन 10 सालों में सरकार 33 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे चुकी है। कर्ज पाने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा है, वो 68% है। और जिन्हें इस योजना के तहत कर्ज मिला वो नए उद्यमों के साथ आज 40 से 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जिस ईशा पटेल से प्रधानमंत्री मोदी ने आज बात की वो उन्हीं उद्यमियों में शामिल है। रायपुर में उनकी दुकान हाउस ऑफ पुचका उनकी कामयाबियों की मिसाल पेश करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईशा से बात की तो हाउस ऑफ पुचका जाकर NDTV ने ईशा की मां रश्मि पटेल से जाना कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की जाती हैं। मेरे तो जमीन पैर से जमीन खिसक गई कि इतना मौका मेरी बेटी को मिल रहा है। सुबह देखा तो थोड़ी देर तो मैं एकदम से वो हो गई नर्वस कि मेरी बेटी को इतना अच्छा मौका मिला है। अब आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जान लीजिए। 10 साल पहले जब ये योजना शुरू हुई तो 10 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाता था, लेकिन आज ये रकम 20 लाख रुपए तक हो चुकी है, जिसे 5 साल के अंदर चुकाना होता है। गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए इस योजना के तहत पैसे मिलते हैं। मोदी सरकार के इन प्रयासों के कारण आज बहुत सारे हाथों में स्वरोजगार है। मैडम का जो उम्मीद लगने तो लग गया सर, सही कह रहे हैं आप। जो देखा जो अभी तो विश्वास तो लग गया सर। मेरी फर्म का नाम चौकोकम ट्रू है और मैंने मुद्रा लोन के सहारे अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है। और अभी मुझे हाल ही PM आवास में जाने का मौका मिला और पूरे देश भर से 48 बेनिफिशरीज चुने गए थे, जिसमें से सौभाग्यवश मैं एक थी। और PM सर से मिलकर मैंने अपने अनुभवों को साझा किया और इस तरीके से फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि इस योजना के थ्रू मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। जो मेरा जर्नी है 2021 में शुरू हुआ with the name and fame of Bake My Cake Kashmir. That's one of the largest chains of Kashmir. जो फ्रेंच बेकरी और बाकी फूड आइटम्स में कैफ़े एक बहुत बड़ा नाम है, तो उसकी भी शुरुआत 2021 में हुई। फॉर दैट वो जो हमने स्कीम है PMMY ली और उसकी वजह से फ्रॉम 4 to 5 एम्प्लॉयज़ वी आर वर्किंग ऑन 40 नाउ। वी आर थैंकफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ये बहुत ही बड़ा कदम लिया इस स्कीम को शुरू करने में। आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई उनके रेजिडेंस पे, तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। द वे ही प्रॉमिस्ड अस कि आगे भी ये स्कीम्स चालू रहेंगी। ऐसी दूरगामी योजनाओं की कोशिशें जिस तरह का असर दिखा रही हैं, वही भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का सबब बन सकती हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ NDTV इंडिया की रिपोर्ट। पूरी कहानी का सार यह है कि स्वावलंबी बनो, नौकरी करना तो ठीक लेकिन नौकरी देने वाला बनो। यही कोशिश सरकार की तरफ से इस योजना के तहत की गई है। तो इसी पॉजिटिव नोट पर आज के समाचारों का अंत करते हैं। तो खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।